हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द जेईई मेन 2020 सितंबर 2 को जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री का सेक्शन। सो डे 1 एंड शिफ्ट 1 में आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फोटोकेमिकल सेल है उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो आई वुड से ऐसा मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, दैट इज़ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, बहुत ही कम हो। तो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी होती तो कम है, एंड ऊपर से नीचे जाते वक्त हमें मालूम है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम भी होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेल्टा यू बराबर F/2 nRT। क्या दिया है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, और किसके लिए पूछा है, O2 एंड आर्गन के लिए पूछा है। ठीक है, अगर F दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एक O2 दिया हुआ है, O2 इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टोटल निकलती है वो क्या होती है, 3n। क्या यहाँ पे सीधा 3n पुट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6, मगर आंसर यहाँ पे 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मिलती है ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल के लिए। ट्रांजिशनल हुआ 3, रोटेशनल हुआ 2, वाइब्रेशनल हुआ 1। अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे क्या होता है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल को ही कंसीडर करते हैं। तो ये 3, ये 2, तो डेल्टा यू ऑफ O2 बराबर क्या आया, 5/2 इंटू 3 इंटू RT। बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सिमिलरली डेल्टा यू अगर आर्गन के लिए कैलकुलेट करें तो ये तो मोनोएटॉमिक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा वो ट्रांजिशनल में चली जाएगी। तो 3/2 इंटू 5 इंटू RT। अब अगर डेल्टा यू टोटल की बात करें तो इन दोनों का सम कर देते हैं हम लोग। अगर इन दोनों का सम कर दिया हमने तो ये क्या आ गया, 15/2 RT प्लस 15/2 R इंटू टी। इससे हमारा सीधा आंसर क्या आ गया, 15/2। पहला वाला जो आंसर दिया हुआ है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि इन चार में से 3 एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं जनरली, बट एक ऐसा है जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस हमें मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस घटता है, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ते हैं, एंड द रीजन इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता, इसलिए। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडिया इन तीनों के अगेंस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में थोड़ा आंसर यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है वो गलत है। इसका आंसर हमारा क्या है, 3 है। अब ये कैसे निकलता है, तो हम लोगों ने x/m एक एक्सप्रेशन पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में, x/m बराबर एनी कांस्टेंट k p की पावर 1/n, ये एक्सप्रेशन होता है। एंड अब इसका अगर मैं लॉग ले लूँ, देखते चलना, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे लॉग ले लिया। अब जो पार्ट बचा है ना इसका, दैट इज मियर कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब ये जो ग्राफ बनाया लॉग x/m वर्सेस लॉग p, जो स्लोप है 2, तो 1/n बराबर 2 हो गया। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग के इंटरसेप्ट दिया है 0.477, तो 0.477 प्लस 1/2 को स्लोप 2 बोल दिया है, ये हो गया लॉग। और कब के लिए बोला है, 4। अब क्वेश्चन में हमें एक ऐसा डेटा दिया है, बहुत फ्रेंडली डेटा बनाने की कोशिश करिए। तो ये क्या हो गया हमारा, log 3 प्लस log 16, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये क्या हो गया, log 48। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो आंसर क्या दिख रहा है हमें, थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। इसने बोला AB4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना पोलर, वो ध्यान देने वाली चीज़ है। AB4 के मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि चारों
AB4 है तो चारों की चारों क्या आ जाए, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर क्या हो जाए, 0। एक केस ऐसा हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है हमारा कि 4 सिग्मा बॉन्ड रहें और एक लोन पेयर का फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये भी एक सिनेरियो पॉसिबल है। 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और एक और लोन पेयर आ जाए, तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरी का ये क्वेश्चन हो गया। इनकी अगर हम बात करें तो ये CH4 ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे हम लोग नोटिस करें कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड और एक लोन पेयर रह रहा है, तो इस तरह की कंपाउंड को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पड़े ही रहे, यूटिलाइज कर ले, और तो सल्फर वाला ग्रुप ले लेते हैं, सल्फर वाले के साथ SO2 या फिर SF4 ले लेते हैं, SF4 ले लेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस तरीके के कंपाउंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, XeF4 ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, तो 2 लोन पेयर वाला केस आ गया। तो XeF4 इनके लिए अगर अब हम लोग कंपाउंड बनाए, ज्योमेट्री बनाए, तो ये क्या आती है, टेट्राहेड्रल। अब अगर टेट्राहेड्रल है तो भाई नॉन पोलर है, सारी चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर अगर इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो ये सीसॉ वाला केस होगा। अब ये सीसॉ वाला जब केस हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रह रहा है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, मगर क्या ये इसको कैंसिल आउट कर पाएगा, नहीं। तो आंसर तो सीधा हमारा क्या हो गया, सीसॉ ही हो गया। फिर इसके लिए बात करते हैं तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर हो गया तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, और लोन पेयर जो ऊपर ऐसे मस्त से पड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नॉन पोलर के लिए आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड। आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसमें क्या बोला, ओजोन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट, भाई ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। फिर क्या टॉक्सिक लेयर एंड इट्स कन्वर्ट NO2, भाई ये भी एकदम करेक्ट है। मगर इसमें अगर हम बात करें, इट कन्वर्ट Cl फ्री रेडिकल ऑफ CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है ना, गलत है। ये क्या बनाता है, ClO डॉट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये कैसे हम लोग बता रहे हैं, तो इसकी एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CF2Cl2 में जब अगर मैं HNu या फिर अल्ट्रावायलेट रेज डालता हूँ तो क्या होता है, हमारा Cl डॉट गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो Cl डॉट गैस है ना, ये क्या करता है, हमारी ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये O2 का फॉर्मेशन इसने इस तरीके से कर दिया, एंड नाउ ये क्या बना, ClO डॉट बना और O2 बना, क्लोरीन डाइऑक्साइड बना गया। क्लोरीन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। ट्रिकी सा था, मगर आप ऑड एलिमिनेट करके भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो हम लोग पहले डेंसिटी और ये वाले टर्म की बात करते हैं। हमें मालूम है PV बराबर NRT होता है। मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, W बाय मोलर मास इंटू R इंटू T, क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ, P इंटू M बराबर W अपॉन V बराबर RT। ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, PM बराबर DRT। अब अगर इनके बीच में मुझे ग्राफ बनाना है तो बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, मोलर मास तो ज़िंदगी में हमेशा कांस्टेंट ही रहता है और R भी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो D और T के लिए जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला आ सकता है, पर क्या स्ट्रेट लाइन आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकता। और बोला क्या, इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 7 क्वेश्चन खत्म हुआ। हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सॉलिड सॉल्ट, सीधा देखते ही से आंसर हम लोग मारेंगे। आंसर क्या हो गया, जेम स्टोन। क्यूरियोसिटी के लिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे बटर है, बटर इमल्शन वाला केस हो गया। इमल्शन में ऑयल इन वाटर, ठीक है।
जो पेंट हो गया, तो पेंट में ये जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है इसमें लिक्विड है और डिस्पर्जन फेज जो है वो क्या है हमारा सॉलिड है। सिमिलरली अगर केक के लिए बात करें तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारा गैस है और डिस्पर्जन फेज क्या है हमारा गैस है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है यहाँ पे हमारा सॉलिड है। तो ये सॉल वाली कैटेगरी में चला गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो इसमें ऑप्शंस हमारे को नहीं मिले, तो बिगर ऑप्शन के सीधा आंसर निकालने का हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें दिया हुआ है Cu2+ और Sn2+, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं। ये दोनों का कंसंट्रेशन अगर इनने सेम बोला है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन को इनने फोकस रखते हुए बात करी है। अब E की बात यहाँ पे करें तो E0 सेल क्या होगा। अब E0 सेल में अगर देख रहे हैं तो Cu+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मगर यहाँ पे तो हमें रिडक्शन वाला दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं E0 Sn+2 से Sn माइनस ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला हो रहा है तो E0 Cu2+ से Cu, ये वैल्यू क्या दी हुई है हमें Sn+2 से Sn माइनस ऑफ 0.16 और यहाँ पे Cu+2 से Cu, तो ये वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हें 0.34। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हुआ है तो हमारा जो कांस्टेंट Q लिखेंगे, Q की वैल्यू क्या Cu+2 एंड Sn+2 से डिवाइड दोनों की वैल्यू 1, तो Q बराबर 1, तो डेल्टा G0 बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा G0 बराबर क्या हो गया डेल्टा G सेल। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा G0 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू -NF E0। ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो Cu+2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है, तो -2। फैराडे की बात करें 96500। E की बात करें तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई -0.5, हाँ है ना। तो 2 × 0.5 बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होते हुए, मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, किलो जूल में पूछा है तो वैल्यू क्या आ गई 96.5 किलो जूल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज 10। तो ये तो सीधा हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो पता था तो हम लोग सीधा कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3rd। ठीक है, सी लिखा है, हमारा आंसर क्या हो गया 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करेंगे एंड प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद फिर हम लोग मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में देखता है हम लोग 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से हमारी नंबरिंग हो सकती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सफिक्स में तो चला गया कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स में, एंड प्राइमरी सफिक्स में हमारा क्या चला गया इन। तो प्रीफिक्स में सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से में लिखेंगे। तो 2 और 5 पे क्या दिख रहा है हमें, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 5 फॉर्माइल 2, 5 यहाँ पे क्या दिया हुआ है हेक्स के फॉर्म में दे दिया है, तो इसको भी साइड चेन ही मान लिया है। तो अगर इसको साइड चेन मान लिया है तो हम लोग ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 दिया तो 2, 5 फॉर्माइल 2, 5 डाइमिथाइल पेंट 3, थर्ड पोजीशन पे NOic एसिड
तो इसमें जो आंसर यहाँ पे बी दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4th वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बड़ा ट्रिकी और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर जब H प्लस का एडिशन होगा, व्हेन यू गेट H प्लस अटैक ओवर हेयर, सो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, बगल वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे H प्लस का अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ऑब्वियसली बात है 5 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड में रिंग एक्सपेंशन करा देते हैं। सो यहाँ पे अगर जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ऐसा कंपाउंड सा बन गया, पॉजिटिव चार्ज सा आ गया। वैसे यहाँ पे हीट दिया हुआ था तो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए था, हमारा डबल बॉन्ड वाले कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर हम लोग पानी में OH दिलवा कर ही छोड़ देते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 3rd H प्लस दिया था, पानी का H2O यहाँ पे अटैक करके H प्लस निकाल देते हैं, तो आंसर क्या हो गया हमारा 3rd। Then we are moving towards the another question, that is 13th question. Okay, 13th question में यहाँ पे दिया हुआ है Cn नेगेटिव और HCN। HCN जब भी अटैक करता है तो ऐसी जगह अटैक करने की कोशिश करेगा जहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर जनरेट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तो अटैक करना इजी होगा। तो इस बेसिस पे आंसर में हमारा क्या हो सकता है 1 and 3rd। ठीक है, 1 and 3rd विल बी आर मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन ओवर 2nd और 4th। क्यों? क्योंकि इसका -I NO2 ग्रुप का -I एंड -M दोनों होता है। मगर इस क्वेश्चन में भी अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, NO2 बहुत ही बगल में लगा हुआ है, बगल में लगा हुआ है तो SIR और स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग आ रहा है। CN को अटैक करना है, CN को अगर अटैक करना है तो ये क्या करेगा, स्टेरिक रिपल्शन शो करेगा दिस ये वाला NO2। तो इस हिसाब से हम मेटा पोजीशन पे -M का बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा 3rd। सो ये हो गया हमारा 3rd। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर हम लोग मूव करें, HBr एक्सिस में दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग कराते हैं। आपको मालूम है ये वाला जो OH का बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे Br लगा, और क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे H प्लस अटैक करके यहाँ पे Br भी लग सकता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, है ना, तो Br नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो Br नेगेटिव वहीं अटैक करेगा। क्यों? वो प्रिफर्ड पोजीशन है हमारी, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय +M एंड रेजोनेंस, तो वहीं पे बनेगा। सो यहाँ पे हमारा ये Br और यहाँ पे Br ऐसा बन गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। फिर सेकंड बोला KOH हीट, मतलब एलिमिनेशन कराने का सोच रहे हैं। अगर ये एलिमिनेशन कराने का सोच रहे हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनाओ, रेजोनेंस कराते हुए, तो रेजोनेंस कराते हुए हम लोग ये ऐसा डबल बॉन्ड सा बना देंगे, है ना। तो एक आंसर ये मिल गया। फिर O3Zn मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल तक बन के रह जाएगा, ओजोनोलाइसिस। सो OH ओजोनोलिसिस लगभग सबकी फेवरेट रिएक्शन में से एक ही होती है, बहुत ही सिंपल साधारण सी रिएक्शन, मगर आगे आने वाले पेपर में भी आने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, और दोनों तरफ हम लोगों ने O लगा दिया, O और O लगा दिया, तो इस तरीके से ये कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। फाइनली
हम लोग गिवन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज HNO3 एंड AC2O। तो ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लें तो कुछ इस तरीके का होता है, बाकी बची हुई पोजीशंस आर फॉर हाइड्रोजन्स। तो हम लोग ज़्यादा लोड नहीं ले रहे आया ना। जब मैं HNO3 डालता हूँ तो क्या करता है, इन दोनों के ऊपर वाले दोनों को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में। तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें ये अपीयर हो रहा है। बड़े ध्यान से इत्मीनान से समझते चलना। अब AC2O को जब अटैक करना होगा ना, मतलब CH3 तो एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन होगी हमारी कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसने क्या करा, 4 मोल्स को यूज़ कर लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ग्लूकोज में कितने OH हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या हो गया 6। H2NI क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये OH तो अगर हम नोटिस करें ऐसा, एंड फाइनली यहाँ पे भी हम लोग OH लगा देते हैं। सो अगर अब यहाँ पे हम नोटिस करें तो ये एक OH AC के साथ रिएक्ट कर लेगा, एक और OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यहाँ पे 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। तो 4 5 6 मतलब थर्ड आंसर हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज पेपर। आई होप यू एंजॉयड द पेपर और आपको कुछ सीखने को मिला और एक ट्रेंड की किस तरीके का पेपर आया है, ठीक है। So if you like the video, so please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification. And for more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorials. Thank you.